हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं देवघर जिला चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, देवघर जिला के बारे में। देखिए, आज हम लोग देखेंगे देवघर जिला। तो देखिए, देवघर जिला को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो हम लोग चौकीदार भर्ती का जो पैटर्न है उनके बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए, जो चौकीदार का एग्जाम जो होने वाला है, चौकीदार भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, उसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 20 प्रश्न जो है वो रहेंगे आपके झारखंड जीके से। ठीक है, मैं मोटा-मोटी एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। 20% जो रहेंगे वो रहेंगे आपके संबंधित जिला से। जैसे कि देवघर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो देवघर के बारे में 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। और जो बाकी 10 प्रश्न होंगे, वो पूछे जाएँगे आपका मैथ और रीज़निंग से। ठीक है, मैथ प्लस रीज़निंग से ये प्रश्न पूछे जाएँगे। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए, आज हम लोग देखेंगे देवघर जिला के बारे में। ठीक है? यानी इसे एक तरीके से बोल सकते हैं देवघर जीके के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि भाई कि देवघर जिला है कहाँ पे झारखंड में। तो आइए, झारखंड का एक हम सुनहरा-सा मैप बनाते हैं। ठीक है? कोशिश करते हैं सुनहरा-सा मैप बनाने का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ये हो गया देवघर। झारखंड पूरा यहाँ पे है देवघर जिला आपका। ठीक है? इस जगह पे क्या है, देवघर जिला है आपका। है ना? तो देखिए, पहले देवघर जिला का परिचय स्टार्ट करेंगे। परिचय के बारे में जानेंगे। देखिए, देवघर जिला का जो परिचय होता है, क्या होता है ना? देखिए, कोई भी जिला आप पढ़िएगा तो उसका इंट्रो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। है ना? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में ना देवघर जो है उसको बैजनाथ मठ के रूप में जाना जाता था। ठीक है? क्या जाना जाता था? बैजनाथ मठ। देखिए, जितना को मैं अंडरलाइन करूँगा, गोल करूँगा, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है? देखिए, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है? झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है उसे कहाँ पे है, वो देवघर ही है। ठीक है? तो परिचय में हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ जाना कि जो प्राचीन समय में यानी पुराने ज़माने में देवघर को बैजनाथ मठ कहा जाता था और देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है? आइए, अब देवघर जिले की स्थापना के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब देवघर जिले के स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? आइए जानते हैं देवघर जिले का स्थापना आखिर देवघर जिला जो है वो बना कैसे? ठीक है? उसके पीछे क्या कारण थे? है ना? देखिए, आप लोग तो जानते होंगे संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ। देखिए, देवघर जिला के लिए ये जो विद्रोह है संथाल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं झारखंड जीके का एक और क्लास लूँगा जहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें बच गई है पूरे को इंक्लूड कर दूँगा उसी वीडियो में, ठीक है? उसी क्लासेस में। तो आप लोग बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे दबाना नहीं भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। है ना? देखिए, संथाल विद्रोह जो है ना, वो 1855-56 में हुआ। उसका जो मुख्य रूप से जो प्रचार-प्रसार हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो भागलपुर और वीरभूम जिले में हुआ था। ठीक है? तत्कालीन यानी उस समय का जो भागलपुर जिला था और जो वीरभूम जिला था, वहाँ पे हुआ था। है ना? देखिए, अब बात करते हैं कि संथाल विद्रोह ने क्या किया कि अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसको बहुत बड़ी चुनौती दे दे डाली थी। यानी अंग्रेज़ का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, उसको बहुत बड़ा चुनौती दे डाला। संथाल विद्रोह जो था, बहुत ही व्यापक विद्रोह था। है ना? देखिए, हालाँकि अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन जो होता है, वो कर दिया। ठीक है? मगर उसे प्रशासनिक सुधार के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए, ये जो संथाल विद्रोह था ना, इसका अंग्रेज़ों ने क्या किया? दमन कर दिया, ठीक है? लेकिन अंग्रेज़ जो है दमन करने के बावजूद ये विद्रोह इतना व्यापक था कि उसको अंग्रेज़ों को जो अपना प्रशासनिक सुधार होता है, ठीक है? उसको करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा अंग्रेज़ों को। अब बात करते हैं जब अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक सुधार को करना स्टार्ट किया, तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया। कौन-सा जिला का निर्माण किया गया? संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया। कब? जब संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, उसके बाद। यानी एक तरीके से कहा जाए कि संथाल परगना जिला का जो गठन हुआ, ठीक है, वो 1856 में हुआ था। बहुत सारे लड़के समझ रहे होंगे कि संथाल परगना तो प्रमंडल है। भाई मैं बताऊँगा कि संथाल परगना प्रमंडल कैसे बना, पहले वो जिला बना, फिर जाके प्रमंडल बनेगा। ठीक है? पेशेंस रखिएगा आप लोग। अब आइए बात करते हैं आगे। देखिए, भागलपुर और जो वीरभूम है, देवघर पहले वीरभूम के अंतर्गत ही आता था। मैंने जैसे कहा भागलपुर और वीरभूम जो था,
ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं, तो देवघर पहले किसके अंतर्गत आता था? बीरभूम के अंतर्गत आता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि प्राचीन समय में देवघर जिला किस जिले के अंतर्गत आता था? तो क्या हो जाएगा? वीरभूम, ठीक है। देखिए, भागलपुर और जो वीरभूम था कि उन सारे क्षेत्रों को जहाँ संथाल विद्रोह का ज़्यादा प्रचार-प्रसार हुआ था, मिलाकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम संथाल परगना रखा गया। यानी संथाल परगना जो जिला बनाया गया, उसमें किस-किस को शामिल किया गया? उन सभी इलाकों को जहाँ पे संथाल विद्रोह का मतलब जो प्रचार-प्रसार हुआ था, जहाँ के लोग इसमें ज़्यादातर हिस्सा ले रहे थे, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में संथाल परगना के प्रशासनिक कार्य का संचालन जो है ना, वो भागलपुर से होता रहा। संथाल परगना तो जिला बन गया, लेकिन उसका जो संचालन होता रहा, जो प्रशासनिक कार्य का, कहाँ से होता रहा? भागलपुर से होता रहा, ठीक है? लेकिन देखिए 1983 में, है ना, संथाल परगना, देखिए मैं क्या हमने आपको क्या बताया, 1856 में एक जिला बना संथाल परगना के नाम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होता है, 1856 से लेके 1983 तक, कब तक? 1983 तक। तो 1983 में क्या होता है कि ये जो संथाल परगना जिला है, ये 4 भागों में विघटित होकर, ठीक है, 4 भाग में बट गया। को क्या-क्या जिला बना? दुमका बना, देवघर बना, साहिबगंज बना और गोड्डा बना। नहीं देखिए यहाँ पे, इस तरह से हम देख सकते हैं कि देवघर जिला का जो गठन हुआ, वो 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 को, ठीक है? देखिए पहले ये जो जगह था वो बैजनाथ मठ के नाम से जाना जाता था। आइए, यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है? थोड़ा इधर हम देखते हैं, ये जो संथाल परगना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 4 ये जो जिला था पहले, ये 4 जिलों में बँट गया। पहला क्या बन गया? आपका देवघर बना, दूसरा आपका गोड्डा बन गया, ठीक है? एक आपका बन गया दुमका, ठीक है? और एक आपका बन गया साहिबगंज, ठीक है? दुमका और एक बन गया आपका साहिबगंज। तो इस प्रकार से संथाल परगना जिला जो ये कब बना था जिला? 1856 में बना था, और ये विघटित कब हो गया? ये चारों जब विघटित हुआ, ये विघटित हो गया 1983 में। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, देवघर जिला का गठन कब हुआ था? 1983 को हुआ था, ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बात करेंगे। पहले देवघर को क्या कहा जाता था? बैजनाथ मठ, ठीक है? जिसको मैंने ऊपर बता चुका हूँ। आइए अब आगे बात करेंगे देवघर जिले की बाउंड्री की। देखिए, देवघर जिले की जब बाउंड्री की बात करते हैं ना, देखिए ये हो गया आपका, मान लें कि मोटा-मोटी मान लें कि देवघर आपका इस प्रकार है, ठीक है? ये क्या हो गया? देवघर हो गया, ठीक है ना? अब देखिए जब देवघर के, ये हो गया ईस्ट साइड, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? अब आइए बात करते हैं कि देवघर के जो बॉर्डर होता है ना, उसको उसको बात करते हैं, ठीक है? जब हम बात करेंगे उत्तर में, देवघर के उत्तर में, तो यहाँ पे बिहार को टच करती है ये। ये किसको टच करती है मेरे प्यारे बच्चों? ये बिहार को टच करती है। बिहार में 2 जिला पाया जाता है, पहला है बांका, ठीक है? दूसरा क्या है? जमुई। ठीक है? बात करते हैं देवघर के पूरब में, तो पूरब में कौन से जिले पाए जाते हैं आपका? सिंपल सी बात है, देवघर के पूरब में होता है आपका दुमका, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दुमका, ठीक है? और जब हम पश्चिम की बात करेंगे इधर, तो इधर इधर क्या हो गया आपका? इधर हो गया आपका गिरिडीह, ठीक है? देवघर के पश्चिम में कौन-सा जिला है? गिरिडीह हो गया। और देवघर के दक्षिण की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन-सा जिला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका जामताड़ा, ठीक है? अरे क्या हो जाएगा? जामताड़ा। तो इस प्रकार से हमने देवघर जिला के पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, ठीक है? बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जिला जो है झारखंड के, ठीक है, गिरिडीह, अरे गिरिडीह किधर? मैंने अभी बताया आपको, वेस्ट में, पश्चिम में। दुमका किधर? ईस्ट में, ठीक है। जामताड़ा जो मैंने बताया आपको, जामताड़ा किधर? आपका साउथ में। और बिहार के जो बांका और जमुई जिला होते हैं, ये किधर? ये आपका नॉर्थ में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे, बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, देवघर की अनुमंडल के बारे में बात करेंगे। देखिए, देवघर जिला में जब अनुमंडल की बात करेंगे हम लोग, तो 2 ही अनुमंडल हैं। पहला देवघर अनुमंडल, दूसरा मधुपुर अनुमंडल। तो कितने लोग मधुपुर अनुमंडल से हैं और कितने लोग देवघर अनुमंडल से हैं? तो आप अपने अनुमंडल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे अब लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, देवघर जिला में जब लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो क्या होता है देखिए, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे चलता हूँ। देखिए, देवघर जिले में ना 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 गो, ठीक है?
3 विधानसभा क्षेत्र हो गया आपका। 3 विधानसभा क्षेत्र की जब बात करेंगे तो कौन-कौन सा हो गया? पहला हो गया देवघर, ठीक है? जहाँ से अभी विधायक कौन बने हैं? आपके सुरेश पासवान। बात करेंगे एक हो गया मधुपुर, मधुपुर से कौन विधायक बने हैं? हफीजुल हसन और एक हो गया आपका सारठ, सारठ से कौन विधायक बने हैं? उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, ठीक है? तो देखिए देवघर से जो जीते हैं वो आरजेडी से हैं देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सुरेश पासवान की मैं बात कर रहा हूँ देवघर से जो जीते हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने लाया है तो वो सुरेश पासवान ने लाया है, ठीक है? बात करते हैं अब मधुपुर की, मधुपुर से जेएमएम जीती है, यहाँ से देवघर से आरजेडी, मधुपुर से जेएमएम और जब सारठ की बात करेंगे तो यहाँ से भी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जेएमएम से चुनाव जीते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो बात करते हैं हम लोग लोकसभा क्षेत्र की तो देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र हो गया। अब देखिए 3 में से देवघर और मधुपुर जो होता है ये गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत आता है। कौन-सा लोकसभा के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे बच्चों? गोड्डा। गोड्डा के सांसद कौन हैं? अरे बताओ गोड्डा के सांसद कौन हैं? गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। कौन-सी पार्टी से? बीजेपी से। और जबकि ये जो सारठ है ना, ये सारठ आता है आपका दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत और दुमका से एमपी जो है वो नलीन सोरेन है। नलीन सोरेन किस पार्टी से है मेरे प्यारे बच्चों? जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है? और निशिकांत दुबे बीजेपी से हैं, ठीक है? चलिए इतना सारी चीज़ें हो गई। अब यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि देवघर जिला 2 विधानसभा क्षेत्र देवघर और मधुपुर, ठीक है? देवघर जिला का 2 गो जो विधानसभा क्षेत्र है, देवघर मधुपुर वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक सारठ जो है, वो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो गोड्डा है, ठीक है? ये गोड्डा जो है, ये अनारक्षित सीट है। अनारक्षित मतलब क्या होता है? अनरिजर्व। यहाँ पे कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? और जबकि दुमका जो है, ये एसटी के लिए आरक्षित सीट है। ये एसटी के ये क्या है? आरक्षित है, ठीक है? और यहाँ सिर्फ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र से। चलिए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की, तो इसको तो हमने ऊपर ही देखा 3 विधानसभा क्षेत्र हैं देवघर, मधुपुर, सारठ। इसके विधायक के बारे में भी जाना, कौन से पार्टी से हैं, उनके बारे में भी हमने जाना। आइए अब आगे बात करते हैं देवघर जिला के प्रखंड के बारे में। देखिए मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, देवघर जिला में कितने प्रखंड? 10 ठीक है। देवघर जिला में कितना प्रखंड है? 10 ठीक है। तो देखिए 10 प्रखंड जो है देवघर जिला में, आइए थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं। मान लें ये हो गया देवघर, अरे मान लें क्या है देवघर? ठीक है। देवघर में क्या अनुमंडल? 2 अनुमंडल हो गया, पहला मधुपुर, दूसरा आपका हो गया देवघर। तो देखिए देवघर में हो गया सॉरी मधुपुर में हो गया 5 प्रखंड और देवघर में भी हो गया आपका 5 प्रखंड। ठीक है? ये अनुमंडल है। मधुपुर अनुमंडल, देवघर अनुमंडल। तो मधुपुर अनुमंडल में 5 प्रखंड, देवघर अनुमंडल में 5 प्रखंड। अब आइए जानते हैं मधुपुर अनुमंडल में जो 5 प्रखंड है और जो देवघर अनुमंडल में 5 प्रखंड वे कौन-कौन से हैं? तो देखिए देवघर अनुमंडल के जो 5 प्रखंड हैं तो कौन-कौन से देखिए, पहला हो गया आपका देवघर, दूसरा देवीपुर, तीसरा मोहनपुर, चौथा सोनाराथाड़ी, 5वां सारवां, ठीक है? हो गया 5। अब आगे बात करते हैं मधुपुर अनुमंडल के। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग देवघर जिले के किस प्रमंडल से आते हैं, ठीक है? बात करेंगे मधुपुर अनुमंडल के प्रमंडल के बारे में, सॉरी प्रखंड के बारे में, है ना? मधुपुर अनुमंडल का जो प्रखंड है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कभी-कभी क्या होता है बोलते-बोलते ना मतलब इधर-उधर हो जाता है, ठीक है? तो ये प्रखंड है, समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होती है कभी-कभी, हम भी स्टूडेंट से ही टीचर बने हैं, ठीक है? तो चलिए आइए अब आगे आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, आगे जब देखेंगे, देखिए यहाँ पे मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत जो प्रखंड आते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे देखिए मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत जो प्रखंड आते हैं,
कभी-कभी हो जाता है इस तरह का फ़ॉल्ट। देखिए, तो क्या-क्या आ जाएगा इसमें 5 प्रखंड, पहला मधुपुर, दूसरा कोरों, तीसरा फालोजोरी, चौथा मार्गोमुंडा, 5वां सारठ, है ना? तो इस तरह करके 5 जो प्रखंड हैं मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत वो यही सारे हैं। तो इस प्रकार से हमने देवघर जिले के जो 10 प्रखंड हैं, उनको देखा, ठीक है? यानी देवघर जिला में कितना अनुमंडल? 2, ठीक है? और कितना प्रखंड? 10। ये सब चीज़ को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब चलिए आगे बात करेंगे स्टेडियम की। आगे किसके बारे में बात करेंगे? स्टेडियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, देवघर जिले में मुख्य रूप से 2 स्टेडियम हैं, ठीक है? देवघर में जो बहुत ही अ, मतलब देवघर जिले की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला, जैसे कि आप लोग जानते होंगे केएन स्टेडियम। पहला क्या है? केएन स्टेडियम, ठीक है? पहला क्या है? केएन स्टेडियम। बहुत सारे लोग जो देवघर में रहते हैं, गए भी होंगे घूमने के लिए। अभी हाल-फिलहाल में योगी जी की सभा हो रही थी वहाँ पे, ठीक है? देखिए, केएन स्टेडियम जो है, सब लोग तो जानते होंगे केएन स्टेडियम। भाई इनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम जो है कमलकांत नारोने स्टेडियम है। क्या नाम है केएन स्टेडियम का? कमलकांत नारोने स्टेडियम, ठीक है? किन्हीं व्यक्ति के नाम पे रखा गया है ये। देखिए, ये जो स्टेडियम है केएन स्टेडियम देवघर में स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता के साथ-साथ सामाजिक कार्य का संपादन होता है। ठीक है? स्टे स्टे ये जो स्टेडियम है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी खेल प्रतियोगिता होती है, उनके साथ जो सामाजिक कार्य होता है उनका भी संपादन होता रहता है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कुमेथा स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्या है? कुमेठा स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है? ये भी जो है देवघर में है। इस प्रकार से हमने देखा देवघर जिले में कितने स्टेडियम? 2 स्टेडियम, ठीक है। आइए बात करेंगे देवघर के शिक्षण संस्थान की, ठीक है? देखिए देवघर में जितने शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनके बारे में जानेंगे एक-एक कर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, आप लोग तो जानते हैं देवघर में कौन-सा कॉलेज है? देवघर कॉलेज देवघर, ठीक है? दूसरा, बाजला महिला कॉलेज जो है रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय देवघर में स्थित है, ठीक है? एक और है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, ये भी देवघर में है ना? वहाँ पे इस दे देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, ठीक है? तो क्या होगा? देवघर में होगा। आप जानिएगा तब ना देवघर में क्या-क्या है। आइए, बहुत सारे बच्चे मधुपुर कॉलेज से भी पढ़ाई किए होंगे, ठीक है? तो मधुपुर जब जाइएगा वहाँ पे है मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। और एक और आगे बात करते हैं देवसंघ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये भी देवघर में ही है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, क्या है? अमर युति सत्संग कॉलेज देवघर में है, ठीक है? अमर युति सत्संग कॉलेज कहाँ पे? देवघर में है। आइए आगे बात करेंगे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज देवघर में स्थित है, ठीक है? आगे बात करेंगे कि बालानंद संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे है? देवघर में, है ना? चलिए, आगे देखते हैं, देखिए डॉक्टर जेएन मिश्रा महाविद्यालय ये जसीडीह में है। डॉक्टर जेएन मिश्रा महाविद्यालय कहाँ पे? जसीडीह में। जगह याद रखिएगा, पूछ देगा डॉक्टर जेएन मिश्रा महाविद्यालय कहाँ पे है ना? तो क्या जानिएगा जसीडीह में है तब तो मारिएगा, ठीक? नहीं तो कहाँ देखिए वहाँ पे। आइए आगे। यहाँ पे है कि बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे? देवघर में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बीआईटी मेसरा जो है उसी का एक वो भाग है यानी ब्रांच है, समझे? इसकी जो स्थापना है वो 2007 में जसीडीह में की गई है, ठीक है? जो बीआईटी जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी जो स्थापना 2007 में की गई है, कहाँ पे? जसीडीह में की गई है देवघर जिला की। तो बहुत ही ये मैं एमवीपीआई से मानता हूँ देवघर जिला के लिए। जब आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम में, बैठिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, है ना? आगे बात करते हैं कि बैद्यनाथ कमल कुमारी अरे बैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत महाविद्यालय ये भी देवघर में स्थित है, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, ये थोड़ी और देखते हैं, कुछ चीज़ें और भी है। देवघर में शिक्षण संस्थान। आइए अब बात करेंगे हम लोग हिंदी विद्यापीठ की। किसकी बात करेंगे? हिंदी विद्यापीठ की बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, स्वतंत्रता जो आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, उस समय विदेशी भाषाओं का भी बहिष्कार किया गया था। आप लोग तो जानते होंगे जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के समय में, ठीक है? तो उस टाइम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था।
जब विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो रहा था, उसके साथ-साथ क्या होने लगा, विदेशी जो भाषा थी, जैसे विदेशी भाषा जैसे कि इंग्लिश हो गया इधर-उधर, तो सबके भाषाओं का भी बहिष्कार होने लगा, ठीक है? अब अपनी भाषा को अपनाने की बात होने लगी, अब तो अपनी हमारी मातृभाषा क्या है, वो है हिंदी। तो इसी का उपज है हिंदी विद्यापीठ, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में हुई थी हिंदी विद्यापीठ की स्थापना, ठीक है? गोवर्धन महाविद्यालय के नाम से की गई थी। यानी जब हिंदी विद्यापीठ बना वो 1929 में, तो उसका नाम क्या रखा गया? गोवर्धन महाविद्यालय। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतनी डीप में चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? ड अब देखिए बात करेंगे कि जो गोवर्धन महाविद्यालय खुला हिंदी विद्यापीठ, इसके जो कुलपति थे, वो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? इस महाविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे, वीसी, ठीक है? चलिए। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं कि इस विद्यापीठ का जो मुख्य आरोपी सॉरी ये जो विद्यापीठ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है? उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा का प्रसार-प्रचार करना है। ये जो हिंदी विद्यापीठ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ना इस नाम से ही प्रतीत होता है ना जी, कि हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इस विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं, पंडित झा को माना जाता है। किसे माना जाता है? पंडित झा को माना जाता है, इस विद्यापीठ का संस्थापक, ठीक है? 20 मई 1934 के दिन, ठीक है, महात्मा गांधी संस्थान में आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपके चौकीदार भर्ती एग्जाम के लिए कि हिंदी विद्यापीठ महाविद्यालय में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ था? तो 20 मई 1934 को। इतनी डीप जानकारी आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स तैयार किया है। आइए आगे बात करेंगे। आते हैं थोड़ी मधुपुर के बारे में। तो मधुपुर में क्या है ना कि मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है, ठीक है? ये मधुपुर नामक जगह में ही है। क्या है? मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कहाँ पे है? मधुपुर में है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। क्या है? मौर्जीवाला बीएड कॉलेज जसीडीह में है, ठीक है? मौर्जीवाला बीएड कॉलेज, जब जसीडीह जाइएगा वहाँ एक बीएड कॉलेज है, नाम क्या है? मौर्जीवाला बीएड कॉलेज। एक आपका हो गया जसीडीह बीएड कॉलेज है, देवघर में है, ठीक है? देखिए ये यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न बनते हैं और सब बच्चे यहाँ पे धोखा खाएँगे, है ना? इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखिएगा ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में रहेगा कि जसीडीह बीएड कॉलेज कहाँ पे स्थित है? बहुत सारे लड़के तो जसीडीह लगा देंगे, लेकिन जसीडीह नहीं लगाना, क्या हो जाएगा? देवघर में। देखिए, हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज कहाँ पे है? देवघर में। हिंदी विद्यापीठ जो बीएड कॉलेज, हिंदी विद्यापीठ जब देवघर में होगा, बीएड कॉलेज कहाँ होगा? वहीं ना होगा जी, देवघर। देवघर में। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के बारे में, ठीक है? रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? ये कहाँ पे स्थित है? ये देवघर शहर से कुछ दूरी पर अवस्थित है, ठीक है? ये क्या है? आवास विद्यालय है एक, आवासीय विद्यालय है, ठीक है? इसकी स्थापना आप बात करते हैं तो 1922 में हुई थी और हिंदी विद्यापीठ से पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की, ठीक है? ये रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शिक्षण संस्थान है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो 10+2 की पढ़ाई होती है ना? तो देखिए मैं जहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है मैं उनको विस्तार में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे नहीं है मैं मतलब जैसे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटे, मैं उसी तरीके से, उसी अंदाज़ से मैंने ये नोट्स तैयार किया आपके लिए, है ना? मैं बहुत जल्द आपके लिए देवघर जिला चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए सेट लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें देवघर जिला से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। बाबा बैद्यनाथ संस्कृत महाविद्यालय ये देवघर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पे? देवघर में स्थित है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ संस्कृत महाविद्यालय देवघर। देखिए झारखंड विधानसभा में 2019 में, है ना? झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पारित हुआ था। ठीक है? पारित हुआ। इसके तहत झारखंड के देवघर में, कहाँ पे? झारखंड के देवघर में, ठीक है? बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। समझे? बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विद्यालय जो है, ये झारखंड का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसको थोड़ा-सा आप लोग माइंड में रखिएगा। झारखंड का क्या है? ये पहला संस्कृत महाविद्यालय है। ठीक है? झारखंड में ऐसे सारे संस्कृत महाविद्यालय
ठीक है? और स्वदेशी चिकित्सालय महाविद्यालय और आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो होते हैं, सभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत पहले आते थे। अब ये सारे जो हैं बाबा बैद्यनाथ विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। देखिए, झारखंड में जब बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं खुला था, ठीक है? तो इसकी जब स्थापना नहीं हुई थी इसकी, तो यहाँ पे देखिए, तो ये सब मतलब झारखंड में जितने भी संस्कृत महाविद्यालय थे, संस्कृत कॉलेज थे, ठीक है ना? तो जितने भी स्वदेशी चिकित्सा जो महाविद्यालय थे और जितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय थे, सबके सब जो आते थे ना, सबके सब विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आते थे, समझे? लेकिन जब ये बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय खुला, तो अब ये सारे के सारे जो आने लगे, वो आने लगे इसमें आने लगे, ठीक है? बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने लगे, समझे? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात के देखिए यहाँ पे हमने हमने देवघर जिले के जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे देवघर जिले की जो सिंचाई परियोजना होती है उनके बारे में। देखिए जब बात करते हैं सिंचाई परियोजना की देवघर जिले में, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पहला हम लोग बात करेंगे पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना की। पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना। आप जैसे कि सब लोग जानते हैं ये कहाँ पे है? ये देवघर जिले में, ठीक है? देवघर जिला के एक गाँव है पुनासी गाँव, ठीक है? वहाँ पे अजय नदी पर चलाया जा रहा है पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना, ठीक है? यह जो परियोजना है ना, ये 7वीं पंचवर्षीय परियोजना के तहत चलाई गई है। अब देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या होती है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है? जब मैं योजना पढ़ाऊँगा आपको, है ना? जो कि देखिए यहाँ पे अगर मैं ये सब चीज़ बताने लग गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी हो, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आपको करंट में जानकारी लेनी हो, आप गूगल में सर्च कीजिएगा 7th 5 ईयर प्लान, तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? तो देखिए ये जो परियोजना है पुनासी, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई जा रही है, ठीक है? ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैंने कहा ना, मैं जितना को अंडरलाइन करूँगा या गोल करूँगा, वहाँ से प्रश्न बनने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है? अब देखिए ये जो पुनासी जलाशय परियोजना है, इससे लाभ किस जिले को होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए जिस जिला में है उस जिले को होगा और उसके साइड में जो जिला है उसको भी होगा यानी देवघर और देवघर से जो पूरब में स्थित है कौन-सी जिला? दुमका। तो दोनों को इससे लाभ होता है, ठीक है? पुनासी सिंचाई परियोजना से। अब आइए आगे बात करते हैं अजय बराज सिंचाई परियोजना के बारे में, ठीक है? देखिए अजय बराज सिंचाई परियोजना, बहुत सारे लोग अजय बराज को देखे भी होंगे, तो जिन्होंने भी अजय बराज का भ्रमण किया है, कमेंट करें, थोड़ा बताएँ कैसे दिखता है ताकि हम भी जाके देखें उनको, ठीक है? चलिए देखिए, अजय बराज सिंचाई परियोजना के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए ये पहले ये अजय बराज है कहाँ पे? तो यह जो परियोजना है ना, ये देवघर जिला के ठीक है, सिकटिया गाँव में अवस्थित है। अजय बराज कहाँ पे है भाई? देवघर जिला के जो सिकटिया गाँव है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है? यह बाँध भी जो है अजय नदी पर बनाया गया है। पुनासी भी कहाँ पे था? अजय नदी पर था और ये भी जो है अजय नदी पर है और यह परियोजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई जा रही है। ठीक है? देखिए, जब हमने पढ़ा पुनासी तो वो 7वीं था, जब पढ़ रहे हैं अजय बराज तो ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है मेरे प्यारे बच्चों, उनके तहत चलाई जा रही है। अब बात करेंगे कि अजय बराज से लाभ झारखंड के किन जिलों को होता है, तो देवघर को लाभ होगा और इसके दक्षिण में जो जिला स्थित है झारखंड के सॉरी देवघर जिला के जामताड़ा, उनको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है? चलिए आइए आप आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं बुढ़ाए जलाशय परियोजना की। अरे किसकी? बुढ़ाए जलाशय परियोजना की। देखिए यह जो परियोजना है ना वो देवघर जिला में स्थित है बुढ़ाए। ठीक है? अब देवघर जिला में कहाँ पे भाई? तो मधुपुर जो है ना मधुपुर वहाँ पे स्थित है। वो मधुपुर से एक नदी जाती है पथरो नदी, तो पथरो नदी में ही स्थित है बुढ़ाए जलाशय परियोजना। ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे दरुआ या डहुआ बियर सिंचाई परियोजना। देखिए दरुआ या डहुआ बियर सिंचाई परियोजना ये भी जो परियोजना है ये देवघर जिला में स्थित है। ठीक है? बात करेंगे त्रिकूट जलाशय परियोजना। यह परियोजना देवघर जिला में स्थित है। कहाँ पे है? देवघर जिला में। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिंचाई परियोजना के बारे में बात किया। अब हम लोग जानेंगे
जो नंदन पहाड़ सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको दर्शनीय स्थल जो होता है देवघर का, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आइए जानते हैं, आखिर देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा जाता है भाई? इनको जब देखिएगा ना दर्शनीय स्थल को तब आपको पता चलेगा कि देवघर कितना महत्वपूर्ण है पूरे झारखंड में, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम नंदन पहाड़ की। देखिए नंदन में एक पहाड़ है सॉरी देवघर में एक पहाड़ है जिसे नंदन पहाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोग नंदन पहाड़ गए भी होंगे, मैं भी एक बार गया हूँ, ठीक है? तो चलिए बहुत ही अच्छा दृश्य है वहाँ का, मतलब बहुत शानदार जगह है, ठीक है? सभी देवघर वासियों को एक बार वहाँ भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। देखिए, देवघर शहर नंदन पहाड़ के बारे में बात करें, देवघर शहर में यह एक मुख्य दर्शनीय स्थल है, ठीक है? अच्छी बात है। यहाँ पर जो है ना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। यहाँ पर भगवान शंकर के द्वारपाल नंदी महाराज का मंदिर है। अब देखिए, नंदी महाराज का मंदिर जो यहाँ पे है, ठीक है? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा कि नंदी महाराज का मंदिर यहाँ पे क्यों है नंदन पहाड़ में। देखिए क्या हुआ ना कि नंदी महाराज के मंदिर होने का जो मेन वजह है वो क्या है देखिए, पहले मैं वजह बताता हूँ, क्या है उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए जब रावण जो थे ना, वो शिव के दरबार में आए, ठीक है? रावण आए शिव के दरबार में, तो क्या किया नंदी ने घुसने से मना कर दिया, बोला कि आपको घुसने नहीं देंगे। रावण तो ठहरा रावण, उठाया नंदी को फेंक दिया और जब नंदी को फेंक दिया तो नंदी कहाँ पे जाके गिरा? इसी पहाड़ पे गिरा, ठीक है? इसी पहाड़ पे गिरा, अब इसी पहाड़ पे जब वह गिरा, ठीक है? तो जिस कारण से कहा जाता है कि यहाँ पे नंदी का एक मंदिर बन गया, समझी ना? नंदी का एक मंदिर बनाया गया, ठीक है? और नंदी का मंदिर होने के कारण इनका जो इस पहाड़ का जो नाम पड़ा वो नंदन मंदिर पड़ा, ठीक है? अब चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब आगे बात करेंगे कि यहाँ पे जो नंदन पहाड़ है, यहाँ पे नंदी मंदिर के अलावा, ठीक है? एक और मंदिर है, जो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, यहाँ पे देखिएगा जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, वासुपूज्य का मंदिर है। किसका? वासुपूज्य। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे? वासुपूज्य। उनका मंदिर झारखंड देवघर जिले के किस स्थान पर है? तो नंदन पहाड़ में स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें प्रश्न मतलब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है? जितनी प्रश्न बनने की संभावना है, मैं सब के सबको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा। चलिए, नंदन पहाड़ हो गया, अब अगला हम लोग देखेंगे ऋखिया पीठ आश्रम के बारे में। देखिए, जब ऋखिया पीठ आश्रम के बारे में हम लोग देखेंगे मतलब देखेंगे तो क्या जानेंगे इसके बारे में देखिए। ये जो है ना, ये देवघर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पे? देवघर जो शहर है उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर। जो जगह पे ये स्थित है उसे रिखिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है? रिखिया के नाम से यानी रिखिया एक गाँव है, वहीं पे आश्रम है जिस कारण से इसको रिखिया पीठ आश्रम भी कहा जाता है। जनरली ये एक योग आश्रम है, ठीक है? किस प्रकार का आश्रम है? योग आश्रम है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी और किसने की थी? द प्रसिद्ध जो वर्ल्ड फेमस योग गुरु थे, कौन थे? सत्यानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है? किसने किया था? सत्यानंद सरस्वती। ये कौन थे? ये वर्ल्ड फेमस योग गुरु थे, ठीक है? इस प्रकार से देखिए पीठ आश्रम के बारे में हमने जाना। अब बात करेंगे सत्संग आश्रम के बारे में। देखिए, सत्संग आश्रम ये जो आश्रम है ना, ये देवघर शहर में स्थित है, ठीक है? इसका निर्माण 1946 में किया गया। किसने किया था? ठाकुर अनुकूल चंद्र ने किया था, ठीक है? किसने किया था? ठाकुर अनुकूल चंद्र ने किया था 1946 में। ये जो स्थान है ना, ये ठाकुर अनुकूल चंद द्वारा चलाए गए सत्संग आंदोलन का मुख्यालय था, ठीक है? जो ठाकुर अनुकूल चंद्र थे, उसने एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम क्या था आंदोलन का? सत्संग आंदोलन। तो इसका मुख्यालय था यह स्थान, ठीक है? और सत्संग आश्रम द्वारा 1969 में यहीं पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है? जिसका नाम अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय था, जिसका नाम क्या था? अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय। और यही यह कॉलेज जो था वह सत्संग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि सत्संग कॉलेज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सत्संग कॉलेज है ना, इसका पुराना नाम क्या है? तो अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय यानी अमर युद्ध संध्या कॉलेज हो जाएगा। ठीक है? चलिए,
देखिए, इस आश्रम में 2 आवास विद्यालय की स्थापना भी की गई है, ठीक है? 2 गो आवास विद्यालय की स्थापना की गई है। पहला हो गया मतलब इस आश्रम में ही नहीं, इस आश्रम ने किया है अलग-अलग स्थानों पर। पहला हो गया आपका तपोवन विद्यालय और दूसरा हो गया आपका बीना पानी विद्यालय। देखिए, तपोवन से क्या प्रतीत होता है कि ये जो विद्यालय है, ये जो आवास विद्यालय है, ये लड़कों के लिए है और बिना पानी से क्या प्रतीत होता है कि ये जो विद्यालय है, जो कॉलेज है, ये लड़कियों के लिए है। किसके लिए है? लड़कियों के लिए है, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। थोड़ी-सी और भी चीज़ें जानेंगे। देखिए, इस आश्रम ने क्या किया कि इस आश्रम में मेमोरिया नामक क्या है संग्रहालय भी है। ठीक है? यहाँ पे एक संग्रहालय है, लाइब्रेरी है, जिसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है? किस नाम से है? मेमोरिया, मेमोरिया के नाम से है। जिसमें क्या रखा हुआ है कि ठाकुर जो अनुकूल चंद्र है, उससे संबंधित वस्तुओं और स्मृतियों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है? ये जो मेमोरिया नामक संग्रहालय यहाँ पे ठाकुर जो अनुकूल चंद्र है, जिसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? उससे संबंधित जितने भी वस्तु होते हैं, स्मृति मतलब उससे संबंधित जितनी भी यादें होती है, सबको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, दूतापति सत्संग सॉरी चिकित्सालय की स्थापना भी इसी आश्रम ने किया है। ठीक है? एक चिकित्सालय है, नाम क्या है? दूतापति सत्संग चिकित्सालय, इसकी जो स्थापना है, वो इसी आश्रम ने किया है, जहाँ पे क्या होता है ना कि मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है, ठीक है? यह आश्रम जो है ना, वो आनंद बाज़ार नामक सामुदायिक जो रसोइया है रसोई चलाता है, ठीक है? ये जो आश्रम है, ठीक है? इतना सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो सत्संग आश्रम है, ठीक है? ये क्या करता है, ये आनंद बाज़ार नामक जो सामुदायिक रसोई चलाता है, जिसमें मुफ़्त के लोगों को खाना खिलाया जाता है, यानी खाना जो खिलाया जाएगा वो फ्री में खिलाया जाता है, ठीक है? और देखिए जो सत्संग आश्रम की हम लोग बात करते हैं, यहाँ से 5 मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, ठीक है? सत्संग आश्रम से ही 5 गो मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। आइए जानते हैं पाँचों मासिक पत्रिका कौन-कौन सी है? बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है सत्यवती। ठीक है? बंगला में जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है उसका नाम है आलोचना। ठीक है? उड़िया में जो मासिक पत्रिका का स संपादन होता है, प्रकाशन होता है उसका नाम है उरजाना। ठीक है? क्या नाम है? उरजाना। अंग्रेजी में जो होता है उसका नाम है लीगेट और असमिया में जो होता है उसका नाम है आगमवाणी। ठीक है? क्या नाम है? आगमवाणी। अब आइए आगे बात करते हैं कि सत्संग आश्रम जो है ना, वो खुद अपने ट्रेडमार्क से हर्बल दवाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है? जहाँ इन दवाओं का निर्माण होता है उसे रसीसन मंदिर कहते हैं, नाम दिया गया है। ठीक है? देखिए जो सत्संग आश्रम है यहाँ पे ये क्या करते हैं ना कि अपने ट्रेडमार्क से ही हर्बल दवा का निर्माण करते हैं और जिस जगह पे दवा का निर्माण होता है, उस जगह को जो उसने नाम दिया है, वो क्या नाम दिया है? रसीसन मंदिर। क्या नाम दिया है? रसीसन मंदिर। आप लोग रसियन मंदिर नहीं समझ लीजिएगा, है ना? क्या नाम है? रसीसन मंदिर। इस प्रकार से हमने सत्संग आश्रम के बारे में पूरे विस्तृत तरीके से जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावना रहती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पूरे डिटेल में आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे बालानंद आश्रम के बारे में, ठीक है? देखिए बालानंद आश्रम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देवघर शहर में ये जो आश्रम है अवस्थित है। कहाँ पे? बालानंद आश्रम देवघर में अवस्थित है। यह आश्रम जो है बनवा मतलब जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? बालानंद जो ब्रह्मचारी थे उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है? बालानंद ब्रह्मचारी के द्वारा बनाया गया था जिस कारण से इसका नाम पड़ गया बालानंद आश्रम। देखिए नौलक्खा मंदिर का निर्माण जो है वो इसी आश्रम के अनुयायियों द्वारा बन मतलब किया गया था। ठीक है? देवघर की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है वो इसी आश्रम से निकलती है। जब बात करते हैं हम लोग नौलक्खा मंदिर तो मैं अभी आगे बताऊँगा नौलक्खा मंदिर के पीछे की बनने की कहानी। ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि बालानंद आश्रम के जो अनुयायी थे उसके द्वारा इसको क्यों बनवाया गया था। ठीक है? क्या कारण था उसको बनवाने के लिए। अब चलिए इसके बाद इसमें से एक पॉइंट थी कि देवघर जिला का जो प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलता है वो इसी आश्रम से निकलता है जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे पहले से ही। अब बात करेंगे तपोवन के बारे में, ठीक है? तपोवन कितने सारे लोग तपोवन गए हैं घूमने? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। देखिए तपोवन जो है ना
ये एक पवित्र क्या है ना, धार्मिक ग्रंथ धार्मिक स्थल है, ठीक है? जो देवघर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है। देखो यहाँ पे क्या है, ये शिव का मंदिर, ठीक है? यहाँ स्थित जो शिव मंदिर का नाम क्या नाम है? तपोनाथ मंदिर है। जब आप लोग तपोवन जाइएगा तो वहाँ पे जो शिव मंदिर है, ठीक है? उसका नाम क्या है? तपोनाथ मंदिर, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए तपोनाथ मंदिर जो है, देखिए यहाँ पर ना महर्षि वाल्मीकि और जो बालानंद ब्रह्मचारी थे, उसने तपस्या की थी यहाँ पे। इस जो तपोवन जो है यहाँ पे 2 लोगों ने तपस्या की थी। पहला कौन थे? महर्षि वाल्मीकि और दूसरा कौन थे? बालानंद ब्रह्मचारी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तपोवन एक पहाड़ है ना? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जहाँ दरार वाली चट्टानें पाई जाती है, ठीक है? भाई पहाड़ है तो दरार वाली चट्टानों का मिलना तय है। लेकिन देखिए यहाँ पे दरार वाली चट्टानों में विशेषता क्या है कि यहाँ दरारों के भीतर ना आपको हनुमान जी की चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है? जब दरार के भीतर झाँकिएगा ऐसे करके, तो वहाँ पे हनुमान जी का चित्र आपको दिखाई देगा। ठीक है? देखिए दरारें इतनी पतली है कि वहाँ ब्रश या कोई वस्तु भी नहीं घुसाई जा सकती, फिर भी यहाँ चित्र कैसे? ये आश्चर्य की बात है। ठीक है? यही कह रहा है कि दरार जो है ना दोनों पत्थर के बीच इतनी पतली है कि वहाँ ब्रश भी नहीं घुस सकता। तो वहाँ पे फिर हनुमान जी का जो चित्र कैसे दिखाई मतलब देता है, यह एक आश्चर्य अपने आप में आश्चर्य की बात है। ठीक है? देखिए, आगे बात करते हैं कि तपोवन में एक जलकुंड भी है, जिसका नाम जो है सीता कुंड या सुक्त कुंड है। जब तपोवन जाइएगा देखिएगा छोटा-सा एक जलकुंड मिलेगा, जिनका नाम क्या है? सीता कुंड या फिर सुक्त कुंड है, ठीक है? जलकुंड है। झारखंड का पहला जो सौर ऊर्जा गृह की स्थापना इसी पर्वत के पास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड का पहला जो सौर ऊर्जा गृह है, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? वो इसी पर्वत के पास हुई है। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग बैद्यनाथ मंदिर के बारे में। देखिए, अब आते हैं बैद्यनाथ मंदिर, बाबा धाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है? देखिए ये मंदिर जो है देवघर जिला में स्थित है भाई, ठीक है? यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देखिए देवघर के बाबा धाम में जो ज्योतिर्लिंग है, उसको कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी बाबा के पास आप जो भी माँगिएगा, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। देखिए इस मंदिर का जो पुनरुद्धार किया गया था, ठीक है? वो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल, ठीक है? उसने कराया था इसका पुनरुद्धार। चलिए, यहाँ शिवलिंग की जो स्थापना की थी, देखिए ये जो पूरनमल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो पूरनमल ने करवाया था। गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे, याद रखिएगा। इसमें एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना की थी भाई, वो किसने की थी? वो रावण ने की थी, इसलिए इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। बाबा धाम में जो शिवलिंग है ना, उसकी स्थापना किसने की है? रावण ने की है, ठीक है? जिस कारण से इसको रावणेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस देखिए इस मंदिर के परिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 बड़े-बड़े मंदिर हैं। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे, गए भी होंगे, सब में पूजा-पाठ भी किए होंगे। इस मंदिर के मुख्य द्वार की बात करते हैं, उसके उस मुख्य द्वार के पास ही क्या है? बेजू मंदिर है, ठीक है? बेजू मंदिर है, भाई बेजू कौन था? आइए जानते हैं बेजू कौन था? देखिए बेजू जो था ना, बेजू आदिवासी था, ठीक है? ये वही बेजू है, जिसने भगवान शिव जो है उसकी भक्ति पूर्वक आराधना की थी, ठीक है? बिरजू कौन था? एक आदिवासी था जिसने भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना की थी। चलिए आगे बात करते हैं अब। देखिए सनातन जो परंपरा है, उसके अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सनातन परंपरा के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से यह मंदिर भी एक है, ठीक है? उन 12 में से एक क्या है? बैद्यनाथ धाम भी है। बात करेंगे कि सनातन परंपरा के अनुसार इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, साथ-साथ इस मंदिर को हृदय पीठ और चिता भूमि भी कहा जाता है, ठीक है? अब बात रहा कि भाई ये जो हृदय पीठ कहा जाएगा, इसको हृदय पीठ क्यों कहा जाएगा और चिता भूमि क्यों कहा जाएगा? तो आइए जानते हैं। देखिए, सती का जो हृदय था ना, वो यहीं पे गिरा था, जिस कारण से इसको हृदय पीठ भी कहा जाता है और उनका दाह संस्कार भी यहीं पे हुआ था, जिस कारण से इसको चिता भूमि भी कहा जाता है, ठीक है? सती का क्या बोलते हैं हृदय भी यहीं पे गिरा, उनका दाह संस्कार भी यहीं पे हुआ जिस कारण से उनको हृदय पीठ भी कहेंगे और चिता भूमि भी कहेंगे। दुनिया का सबसे लंबा जो मेला लगता है श्रावणी मेला, वो यहीं पर सावन महीने में लगता है, जहाँ श्रद्धालु जो होते हैं वो अजगैबीनाथ
धाम जो है सुल्तानगंज में है, ठीक है? वहाँ से जल लेकर बैद्यनाथ धाम आते हैं। 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पैदल, ठीक है? बहुत सारे लोग तो गाड़ी से आते हैं। बाबा के यहाँ जल चढ़ाने को आते हैं। बात करते हैं अब आगे देखिए। देखिए महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी जो थे, जब इस मंदिर में दर्शन करने आए थे, तो इस मंदिर के बारे में अपनी पत्रिका जो है यंग इंडिया में इस मंदिर के बारे में उसने लिखते हुए कहा कि यहाँ के जो पांडव हैं, जो पंडे हैं, उसकी बहुत तारीफ की थी। ठीक है? और महात्मा गांधी जब आए इस मंदिर का दर्शन करने के लिए, तब महात्मा गांधी एक पत्रिका लिखते थे, यंग इंडिया के नाम से वो अपनी पत्रिका चलाते थे। ठीक है? उसमें यहाँ के जो पंडे लोग हैं, देवघर के पंडे, उसकी बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि यहाँ पे कोई भी छुआछूत जो होता है वो नहीं है। क्या है? कोई भी छुआछूत यहाँ पे नहीं है। ठीक है? और उसने ये भी चीज़ कही थी कि यह जो मंदिर है वो नागर शैली में बनी है। ठीक है? जो बनी है मतलब फैक्ट है, फैक्ट ही है। तो वही उसने छापा कि जो देवघर मंदिर है वो नागर शैली में बना है। ठीक है? बहुत सारी शैली होती है, नागर शैली, वेसर शैली। तो जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है? प्राचीन हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको ये सब शैली देखने को मिल जाएगी। चलिए ठीक है? तो यहाँ पे हमने बाबा धाम के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नौलक्खा मंदिर के बारे में। देखिए, जब बात करते हैं हम लोग नौलक्खा मंदिर के बारे में, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देवघर जिला से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, एक आध को छोड़ते हुए। ठीक है? कम से कम इस टॉपिक से आपको 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, 10 से 15 प्रश्न। इसलिए ध्यान से देखिए, दिल थाम के बैठिए। देखिए, नौलक्खा मंदिर के बारे में जब बात करेंगे तो यह मंदिर जो है ना देवघर शहर में स्थित है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है ना, वो बेलूर स्थित रामकृष्ण मंदिर से मिलती है। देवघर में जो नौलक्खा मंदिर है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वास्तुकला है, वो बेलूर जो है ना, कर्नाटका में है बेलूर, वहाँ स्थित है रामकृष्ण मंदिर, ठीक है? तो उनसे मिलती है। देखिए, इस मंदिर को युगल मंदिर भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है नौलक्खा को? युगल मंदिर। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है। क्यों कहा जाता है युगल मंदिर? क्योंकि राधा कृष्ण जो है उनकी युगल मूर्ति भी है। ठीक है? देखिए, एक चारुशीला देवी थी, ठीक है? क्या थी? चारुशीला देवी। जब उनके पति नाम था अक्षय घोष और उनका बेटा नाम था यतीन्द्र घोष, जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ये जो चारुशीला देवी है, वो क्या किया कि देवघर स्थित जो बालानंद आश्रम है, उनसे जुड़ गई, ठीक है? और उसने नौलक्खा मंदिर को बनवाने के लिए धन का दान दिया। चारुशीला देवी ने ही धन का दान दिया, ठीक है? और फिर यह जो मंदिर था वो बालानंद आश्रम के एक अनुयायी ने 1948 में बनवाया। दान किसने दिया था? पैसा पैसा कौन दिया था? चारुशीला देवी ने दिया था। इसको बनवाया किसने? बालानंद आश्रम के एक अनुयायी थे, उसने कब बनवाया? 1948 में बनवाया। अब बात रहा कि इसका नाम नौलक्खा मंदिर क्यों पड़ गया? तो देखिए, इस मंदिर के निर्माण में ना 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिस कारण से इसको नौलक्खा मंदिर कहा जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने नौलक्खा मंदिर को भी देखा। अब आइए देखते हैं त्रिकूट पहाड़ के बारे में। देखिए, जब त्रिकूट पहाड़ के बारे में बात करेंगे, तो क्या है? देखिए, यह एक सुंदर सा धार्मिक स्थल भी है भाई और एक मनोरंजन स्थल भी है, जहाँ पे रोपवे भी लगे हुए हैं, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में कुछ साल पहले, ठीक है, वहाँ पे रोपवे में जो दुर्घटना घटित हुई, ठीक है, वो बहुत ही दुखनीय थी। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, यह जो त्रिकुट पहाड़ है ना, ये देवघर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है? ये एक पर्वत श्रृंखला है, त्रिकुटी पहाड़, जो 3 पहाड़, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पहला ब्रह्मा पहाड़, विष्णु पहाड़ और महेश, 3 पहाड़ है। साथ ही 2 छोटी-छोटी पहाड़ी भी है, जिसका नाम गणेश और कार्तिक है, ठीक है? ये जो श्रृंखला है ना, उसपे मोटा-मोटी अगर माना जाए तो 5 श्रृंखला है, ठीक है? जिसमें 3 गो बड़ा-बड़ा हो गया और 2 गो छोटा-छोटा हो गया। जो बड़ा-बड़ा हो गया नाम क्या हो गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो पहाड़ी हो गया उसका नाम है गणेश और कार्तिक, ठीक है? चलिए, बात करते हैं कि इस पर्वत से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। आप जैसे सब लोग जानते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से होके निकलती है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? हमारी देवघर जिला से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, जिसमें देवघर जिला से जितने भी चीज़ें छूट गई है, सब उसी में इंक्लूड रहेगा।
ठीक है? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी देवघर जिला से रिलेटेड वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल इसी पहाड़ी से होता है, इसी पर्वत से होता है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा रोपवे बनाया गया था, जिसकी मदद से क्या होता था ना कि त्रिकूट पर्वत के शिखर पर मतलब पहुँचा जा सकता था, ठीक है ना? रोपवे की बात यहाँ पे हो रही है और देखिए ये जो रोपवे था ना, ये भारत का सबसे लंबा ऊर्ध्वाधर रोपवे है। यहाँ पे जो रोपवे लगाया गया था, ठीक है? ये भारत का सबसे लंबा ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल रोपवे होता है वो है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि त्रिकुटांचल शिव मंदिर यहीं पर अवस्थित है। यहाँ पे एक मंदिर भी अवस्थित है, नाम है त्रिकुटांचल शिव मंदिर, पूछ दिया जाएगा कभी-कभार, ठीक है? उसके बाद देखिए पहाड़ के शिखर पर जब जाइएगा, वहाँ पे आपको रावण का हेलीपैड मिलेगा जो काफ़ी दर्शनीय स्थान है, ठीक है? रावण का हेलीपैड, है ना? अब आगे बात करते हैं कि शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जाने के क्रम में रावण का वायुयान यहीं पर रुका था। ठीक है, जब शिवलिंग को कैलाश से रावण लंका लेके जा रहे थे, तो उसका जो वायुयान होता है, वो इसी पहाड़ पर रुका था, इसी पर्वत पर रुका था, जिस कारण से वहाँ पे रावण का हेलीपैड है। ठीक है? वो काफ़ी दर्शनीय स्थान है वो चीज़ें। सबसे शिखर पे जब जाइएगा वहाँ पे मिलेगा आपको। तो त्रिकुट पहाड़ के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी। अब आगे बात करेंगे हम कर्णेश्वर धाम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर्णेश्वर धाम वो होगा यहाँ पे, ठीक है? कर्णेश्वर धाम देखिए, कर्णेश्वर धाम जो है कहाँ पे है? कर्णेश्वर धाम जब जाइएगा ना यहाँ पे 28 मंदिर का समूह है भाई। जो देवघर जिला के कोरबा में स्थित है, कोरबा प्रखंड जो है वहाँ पे, ठीक है? देखिए इसमें एक मुख्य मंदिर है, ठीक है? जिसे कर्णेश्वर मंदिर सॉरी कर्णेश्वर महादेव नाम से पूजा जाता है ना? और इसी के परिसर में 27 महादेव मंदिर है। मैंने कहा आपको टोटल 28 का मंदिर है। ठीक है? मुख्य मंदिर जिसको कर्णेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है और बाकी 27 गो और भी महादेव मंदिर हैं। ठीक है? इसका निर्माण जो है अंगराज कर्ण ने महाभारत काल में करवाया था। जान लीजिए कौरव वासियों, देवघर वासियों कि जो कौरव में कर्णेश्वर मंदिर है इसका निर्माण अंगराज कर्ण ने करवाया था। महाभारत काल में ही करवाया था हमने। ये मंदिर आज का नहीं है, बहुत दिन पहले का है। ठीक है? महाभारत काल में ये क्षेत्र जो है अंगराज्य के अंतर्गत आता था। अंग राज्य था, अंग था, वैशाली था, छे था, इससे करके बहुत सारे राज्य थे, तो उन्हीं के अंतर्गत आता था। ठीक है? और यह क्षेत्र अंगराज कर्ण के अधीन था, जिस कारण से अंगराज कर्ण ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, इस मंदिर के कारण ही इस जगह का नाम जो है वो कौरव पड़ा। ठीक है? इस मंदिर के कारण ही, कर्णेश्वर के कारण ही इस जगह जो जहाँ पे मंदिर है, पूरे इलाके का नाम कौरव पड़ गया आपका। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम रोहिणी गाँव के बारे में। देखिए रोहिणी गाँव जो है ना झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए जानते हैं रोहिणी गाँव के बारे में। ठीक है, देखिए यह गाँव ऐतिहासिक दृष्टि से ना बहुत महत्वपूर्ण है। यह गाँव जो है वो अजय नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है? किसके तट पर? अजय नदी के तट पर, जहाँ पे पुनासी डैम मिल जाएगा, जहाँ पे अजय बराज देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इसी गाँव में झारखंड झारखंड में सबसे पहले 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वो शुरू हुआ था कहाँ से? रोहिणी से ही वो स्टार्ट हुआ था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो चीज़ें। ठीक है? इसी गाँव में स्थल सेना के जो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। स्थल सेना मतलब क्या होता है? आर्मी होता है, तो आर्मी का जो 32वीं रेजिमेंट था, उनका मुख्यालय कहाँ पे था? वो रोहिणी था, ठीक है? देखिए, रोहिणी गाँव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सब यहाँ पे आपको बताऊँगा। ध्यान से देखिए, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी प्रश्न छूट ना पाएँ। देखिए, ये गाँव जो है, वो गरमपंथी दौर में झारखंड क्षेत्र का केंद्र बिंदु था। ठीक है? जब गरमपंथी दौर झारखंड में सॉरी भारत में 2 दल थे, एक गरमपंथी, एक नरमपंथी, ठीक है? तो गरमपंथी दौर में झारखंड क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु था, वो रोहिणी गाँव ही था। देखिए, रोहिणी गाँव में ही राजा नारायण बासु भागलपुर के जो वकील थे, तारनी प्रसाद के घर में किराए के मकान में रहते थे। ठीक है? अब बात करेंगे राज नारायण बासु कौन थे भाई? ये क्रांतिकारी थे, ठीक है? और रोहिणी गाँव में ही रहते थे। तो किसके घर में रहते थे? तो भागलपुर के वकील थे, ठीक है? नाम था तारनी प्रसाद, उन्हीं के घर में राजनारायण बासु निवास करते थे, किराया दे देकर, ठीक है? रेंट पर रहते थे।
ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर क्रांतिकारियों की हमेशा गुप्त बैठकें चलती रहती थी, ठीक है? बात करेंगे एक और क्रांतिकारी की, नाम है बारिंदो घोष। नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा बारिंदो घोष। उसका पूरा बचपन यहीं पे बीत गया, ठीक है? और ये जो बारिंदो घोष था, इसने पढ़ाई भी जो किया वो आर मित्रा स्कूल से पढ़ाई किया था, ठीक है? अब आगे बात करेंगे कि अरबिंदो घोष भी यहाँ समय-समय पर आया करते थे। बारिंदो घोष तो थे ही, अब अरबिंदो घोष जो थे, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी समय-समय पर यहाँ पर आया करते थे रोहिणी गाँव, ठीक है? अब देखिए अरबिंदो घोष का नाम अलीपुर जो षड्यंत्र केस होता है 1908 कलकत्ता में जो हुआ था, ठीक है? उसमें संलिप्त होने के कारण क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने रोहिणी गाँव में छापा मारा था, ठीक है? और जब छापा मारा तो यहाँ से बहुत सारे हथियार, गोला बारूद बरामद किए थे, ठीक है? जो कहाँ पे रखा गया था ये हथियार, गोला बारूद सब कुआँ में छुपा-छुपा कर रखा गया था, समझे? देखिए, रोहिणी गाँव का ही एगो युवक था जिसने अरबिंदो घोष के खिलाफ क्या किया कि गवाही दी थी जिससे उसको सजा हुई थी। ठीक है? इसी गाँव का एक युवक था, भाई बहला-फुसला के गवाही दिलवा दिया गया होगा, ड डरा-धमका के, जिस कारण से अरविंदो घोष को मतलब सज़ा हो गई थी, ठीक है? तो इस प्रकार से रोहिणी का महत्व बहुत है। चलिए अब आगे बात करेंगे, हमारे यहाँ देवघर जिले में एम्स भी है, पहले जानते हैं एम्स का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एम्स का जब फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना कहाँ है? झारखंड के देवघर जिला में की गई थी। ठीक है, कब? 2019 में। और इसका जो आदर्श वाक्य है एम्स का वो क्या है? आरोग्यम परम सुखम। क्या है? आरोग्यम परम सुखम। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। बात करेंगे हरिलाल जोड़ी की। देखिए, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा हरिलाल जोड़ी, बहुत लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे हरिलाल जोड़ी। देखिए, ये जब बात करेंगे हरिलाल जोड़ी की, देवघर शहर के समीप स्थित ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है भाई। ठीक है? देखिए, जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लेकर लंका जा रहे थे, है ना? मैंने कहा जब कैलाश से लंका जा रहे थे हेलीपैड अपना कहाँ उसका हेलीपैड कहाँ था? जो वायुयान जो उतारा था वो त्रिकुट पर्वत के शिखर पर उतारा था, उसका हेलीपैड बन गया, है ना? एक तरीके से। अब देखिए, वो शिवलिंग को ले जाने के क्रम की ही घटना है हरिला जोड़ी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करें उसमें, ठीक है? जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लेकर लंका जा रहे थे ना, तो उस दौरान क्या हुआ कि भगवान विष्णु बेजू चरवाहा के रूप में रावण के हाथ से क्या किया, शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है? मैंने ऊपर जो बताया बेजू का जो मंदिर है जहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर है उसके जो क्या बोलते हैं गेट पे ही, ठीक है? वहाँ पे बेजू का मंदिर है। तो बेजू क्या था? चरवाहा था। मैंने आपको बताया बेजू एक आदिवासी था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि बेजू चरवाहा के रूप में रावण का के जो हाथ में जो शिवलिंग था, उसको अपने हाथ में ले लिया। ठीक है? क्योंकि रावण को शिवलिंग जो रावण थे, वो शिवलिंग को भूमि में नहीं रख सकता था। आप लोग तो जानते ही हैं कि रावण को टॉयलेट लग गया था, उनको टॉयलेट करना था, तो किस तरह की घटना घटित हुई। ठीक है? बहुत सारी कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड। देखिए, इसी स्थान पर ठीक है? हरि जो विष्णु थे और हर जो शिव थे उसका मिलन हुआ था। ये हरिला जोड़ी जो है ना इसी स्थान पर हरि और शिव का मिलन हुआ था। इसीलिए इस स्थान का नाम जो है वो हरिला जोड़ी कहा जाता है। ठीक है? इस स्थान पर औचित्यन दास ने शिव मंदिर बनवाया। इस स्थान पर एक तालाब है जिसे सुलहारिनी तालाब कहा जाता है। लोग इस तालाब में श्रद्धा से स्नान करते हैं। तो हरिला जोड़ी का महत्व बहुत सारा है। ठीक है? आप लोग देखें अभी कि यहाँ पे एक तालाब है जिसे सुलहारिनी तालाब भी कहा जाता है। ठीक है? और यहाँ पे एक अचिंतन दास ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यहीं पे जब रावण शिवलिंग लेके जा रहा था तो भगवान विष्णु ने बीज चरवाहा के रूप में उनका शिवलिंग अपने हाथ में ले लिया था। और ये इस जगह का एक और महत्व क्या था जिसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे विष्णु और शिव का मिलन इसी जगह पे हुआ था, ठीक है? बहुत सारी महत्वपूर्ण जो घटना हुई वो हरिला जोड़ी में ही घटित हुई थी जिस कारण से इसका महत्व बहुत ही अधिक है। आइए बात करेंगे पगला बाबा आश्रम के बारे में। देखिए, देवघर में एक आश्रम है पगला बाबा आश्रम। देखिए कहाँ पे है भाई ये जसीडीह में स्थित है, ठीक है? जसीडीह में स्थित है पगला बाबा आश्रम, जिसे लीलानंद ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया। कि पगला बाबा आश्रम आश्रम को कौन बनाया? लीलानंद ठाकुर ने बनवाया, ठीक है? देखिए इसे लीलानंद विद्यापीठ भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? लीलानंद विद्यापीठ भी इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि राधा कृष्ण की अष्टधातु से बनी 6 क्विंटल की प्रतिमा है।
ठीक है? राधा और कृष्ण की अष्टधातु से बना है 6 कुंडल की प्रतिमा, ठीक है? जन्माष्टमी के दिन क्या होता है कि भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? और श्रीनिवास आंगन इस आश्रम के परिसर में स्थित है। एक आंगन है जिसका नाम है श्रीनिवास आंगन, और इसी आश्रम के परिसर में स्थित है, ठीक है? इस प्रकार से हमने पगला बाबा आश्रम को भी देखा। चलिए अब आप बात करेंगे देव संग मठ के बारे में। देवसंग मठ के बारे में जब बात करेंगे तो यह मठ कहाँ पे स्थित है? देवघर में स्थित है। स्थापना किसने किया? नरेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने किया था। ठीक है। इस मठ में बंगाली रीति रिवाज से नव दुर्गा की पूजा बहुत धूमधाम से होती है ना? क्यों इसका महत्व है? क्योंकि बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पे नव दुर्गा की पूजा जो होती है बहुत ही धूमधाम से होती है देवसंग मठ में। चलिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे बात करेंगे हम लोग देवघर जिला से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है? तो देखिए जब प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, तो उसमें कुछ-कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं देवघर जिला से। पहला हो गया आपका सखाराम गणेश देवस्कर जी, जो करों के निवासी थे, ठीक है? आज भी जब करों जाइएगा तो वहाँ पे करों के चौक पर मिल जाएगा आपको देवस्कर की प्रतिमा। दूसरा है राजनारायण वासु जिसको कि मैंने रोहिणी जब पढ़ा रहा था वहाँ पे उल्लेख किया था, ठीक है? तीसरा है विनोदानंद झा, देवघर के निवासी थे, ठीक है? चौथा है भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना? चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आइए आगे बात करते हैं देवघर जिला के उद्योग और खान के बारे में। देवघर जिला में बहुत सारे उद्योग भी हैं, बहुत सारे खान भी हैं। देखिए, पहला बात करेंगे चित्रा कोयला खान के बारे में। तो देखिए देवघर जिला में चित्रा नामक स्थान पर ठीक है सीएल द्वारा कोयला की खुदाई की जाती है। जो चित्रा कोयला खान है वो किसके अधीन है? वो सीएल के अधीन है, ठीक है? बात करेंगे पेड़ा उद्योग, तो देखिए यहाँ पे यह उद्योग देवघर में बहुत ही प्रसिद्ध है पेड़ा उद्योग, ठीक है? चलिए हैदराबाद इंडस्ट्रीज की बात करते हैं हम लोग अब। ये अभी देवघर में स्थित है, ठीक है? और जो ये क्या करता है ये एस्बेस्टस बनाने का काम करता है, ठीक है? एस्बेस्टस से जो निर्मित सामान होता है वो बनाती है। चलिए अब आप बात करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड की। डाबर इंडिया लिमिटेड देखिए यह जो है ये डाबर कंपनी की एगो इकाई है जो जसीडीह के डाबर ग्राम में स्थित है, ठीक है? कहाँ पे? जसीडीह के जो डाबर ग्राम होती है वहां पे स्थित है डाबर इंडिया लिमिटेड। देखिए उसके बाद हेयर ऑयल बनाने का कारखाना भी है जो देवघर जिला के मधुपुर में अवस्थित है हेयर ऑयल बनाने का कारखाना, ठीक है? एक बात करते हैं कि लाओपाला जो ग्लास लिमिटेड है और राधा ग्लास लिमिटेड ये जसीडीह में स्थित है, ठीक है? एक हो गया आपका लाओपाला ग्लास लिमिटेड, एक हो गया आपका राधा ग्लास लिमिटेड, दोनों कहाँ है? जसीडीह में। बात करते हैं आगे कि सहरसा एलॉय एवं स्टील लिमिटेड वो जसीडीह में है, ठीक है? सहरसा एलॉय एवं जस्टिल सॉरी स्टील लिमिटेड कहाँ पे? जसीडीह में हो गया। और टाटा ऑयल मिल कंपनी लिमिटेड ये देवघर में स्थित है, समझे? टाटा ऑयल मिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पे? देवघर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं देवघर जिला से जो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है? आइए पहला देखते हैं कि देवघर में सॉरी जसीडीह में क्या है ना सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क है। जसीडीह में क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क, ठीक है? आगे बात करेंगे भाई देवीपुर में, तो देवीपुर में आपका प्लास्टिक पार्क अवस्थित है। कौन से पार्क हैं? प्लास्टिक पार्क। आगे बात करेंगे मधुपुर की, तो मधुपुर के निकट बकुलिया पर जलप्रपात अवस्थित है, बकुलिया जलप्रपात, ठीक है? उसके बाद देखिए मधुपुर जो है ना उसको उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है। किसको? मधुपुर को, ठीक है? अगला देखते हैं कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में देवघर जिला झारखंड में अव्वल है, ठीक है? जब मैंने पढ़ाया आपको बताया तपोवन के बारे में, ठीक है? वहां पे इसके बारे में सौर ऊर्जा के बारे में मैंने जिक्र किया। आइए आगे बात करते हैं कि संथाल परगना का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला जो है वो देवघर है। ठीक है, जैसे जानते हैं कि संथाल परगना में आपके कितने जिले? 6 जिले, सबसे ज़्यादा आबादी होगी आपकी देवघर की। ठीक है, अब बात करते हैं कि संथाल परगना का सबसे बड़ा शहर भी हो गया देवघर। चलिए आगे, जलसार सोलर पार्क देवघर में ही है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, जिसको किसने स्थापित किया? जरेडा ने स्थापित किया। ठीक है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जेरेडा का फुल फॉर्म हो गया। आइए आगे बात करते हैं कि देवघर के कोलाजार नदी से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। देवघर में एक नदी है जिसको कोलाजार नदी कहा जाता है
वहाँ से पूरा पाषाण कालीन जो औज़ार हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आज हमने देखा देवघर जिले के बारे में, है ना? अब हम लोग अगले वीडियो में जितनी सारी चीज़ें बच गई है देवघर जी के से रिलेटेड उसको देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।